नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, वेरंदा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखें कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे। थर्ड, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 2018 में एस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो बेसिकली कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंपनी जो है कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर मैं कोचिंग सर्विसेज की बात करूं तो कंपनी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती है, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स होती है, फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम्स होती है, उसके रिलेटेड कंपनी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी सीए का जो एग्जाम होता है, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, तो इसके रिलेटेड कंपनी कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके रिलेटेड जितनी भी कोचिंग सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और लास्ट में अगर बात करूं दोस्तों तो आईटी का आजकल जमाना आ गया है, तो आईटी में जितने भी कोर्सेज होते हैं रिलेटेड टू डेटा साइंस या बिग डेटा, उसके रिलेटेड कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी जितनी भी सर्विसेज है वो इसकी 3 सब्सिडरीज है। बेसिकली वेरंदा रेस करके एक सब्सिडरी है, सेकंड वेरंदा सीए, थर्ड वेरंदा आईएएस और फोर्थ जो है ई ड्यूरेगा। तो ये जो 4 सब्सिडरीज है इसके इन सभी सब्सिडरीज के थ्रू कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अगर मैं लास्ट 9 मंथ्स की बात करूं, अप्रैल टू दिसंबर, तो टोटल 42,667 स्टूडेंट्स ने जो है एनरोल किया हुआ है। उसमें से 16,793 स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन मॉडल में एनरोल किया हुआ है और वहीं 25,874 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन मॉडल में एनरोल किया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोस्तों कि ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन जो है स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा एनरोल किया हुआ है। मतलब कि आजकल जो इंटरनेट फैसिलिटीज जिस हिसाब से इंक्रीज ज़्यादा तेज़ी से सबके घरों में आ रहा है इंटरनेट, और इसके अलावा जो ये पेंडेमिक की वजह से सबको अभी एक आदत पड़ गई है कि घर से ही हर कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्लियर कट ये दिख रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन प्रेफर किया हुआ है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। दोस्तों, अभी फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो अभी यहाँ पे जो फिगर्स दिए हुए वो मिलियंस में दिए हुए, तो मैं आपको इसको करोड़्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो कंपनी के टोटल एसेट मार्च 2021 में कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो अराउंड 11 करोड़ के आसपास थे और ये इंक्रीज होते होते सितंबर 2021 आते आते ये 307 करोड़ के हो गए। तो आप टोटल एसेट्स में देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। वहीं दोस्तों, अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था मार्च 2021 में वो सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास का था और सितंबर 2021 तक आते आते ये 15 करोड़ के आसपास हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। दोस्तों, अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में कंपनी ने लॉस किया हुआ है। तो मार्च 2021 में 8 करोड़ का लॉस था, वो इंक्रीज होकर सितंबर 2021 में 18 करोड़ के आसपास हो गया। तो दोस्तों, लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के जो ओवरऑल खर्चे हैं वो काफ़ी बढ़ गए। तो आप जिस तरीके से इनकम इंक्रीज हो रही है उस तरीके से कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस सितंबर में इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए कि कंपनी को 18 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 10 करोड़ ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन रहा है इन केस ऑफ दिस फाइनेंशियल्स वो काफ़ी निराशाजनक है। और वहीं दोस्तों, अगर मैं इसके टोटल कर्जे की बात करूं तो टोटल कर्जा जो कंपनी का है 123 करोड़ की जो है बोरोइंग्स है। इसके अलावा 41 करोड़ की और बोरोइंग है। तो अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं तो ये 1237 प्लस 414 है। तो दोस्तों, यहाँ पे अराउंड 165 करोड़ की कंपनी की जो है टोटल बोरोइंग्स है और उसके सामने जो कंपनी का खुद का जो कैपिटल है वो सिर्फ 22 करोड़ है। तो दोस्तों, हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का जो निकल के आ रहा है वो 7.27 का निकल के आ रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। तो ये भी एक नेगेटिव कंसर्न है कंपनी के लिए। कंपनी एक तो लॉस तो कर ही रही है, उसके अलावा कंपनी का जो है कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ये नेगेटिव कंसर्न है कंपनी के लिए। तो दोस्तों, मैं अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स मुझे इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखे। फाइनेंशियल्स से मुझे जो है एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है क्योंकि फाइनेंशियल्स जो है कंपनी के जो है काफ़ी ख़राब है।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात की जाए तो एक पहला जो तो ये ऑब्जेक्ट है कि इनके जितने भी कर्जे ये उतारना चाहते हैं, तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ आवर बोरिंग्स, तो ये कर्जा अपना कम करना चाहते हैं। सेकंड जो है पेमेंट ऑफ एक्विजिशन कंसिडरेशन ऑफ ई ड्यूरेका, तो ई ड्यूरेका जो इनकी सब्सिडी है उसको ये लोग एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनको फंडिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। थर्ड जो है ग्रोथ इनिशिएटिव, तो ऑब्जेक्ट्स कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंपनी की तरफ से जितने भी ऑब्जेक्ट्स कंपनी ने दिए हुए, तो एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कंपनी की तरफ से। और ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट एज पर ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं इसके कंपनी के ऑब्जेक्ट्स। और दोस्तों अगर मैं आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो 29 मार्च 2022 को ये आईपीओ होने वाला है, और आईपीओ जो क्लोजिंग रहेगा वो 31 मार्च 2022। इश्यू टाइप जो रहेगा वो बुक बिल्डिंग इश्यू रहेगा, फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो 130 से लेकर 137 पर इक्विटी शेयर का रहेगा, और इनकेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 137 पे करना, जो कि कट ऑफ प्राइस है। और मिनिमम जो लॉट साइज रहेगा वो 100 शेयर्स का रहेगा, और लिस्टिंग जो रहेगा इसका बीएसई और एनएसई पर रहेगा। इश्यू साइज जो है वो 200 करोड़ का है, और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इश्यू रहेगा 200 करोड़ का। क्यूआईबी कैटेगरी में 75% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होंगे, रिटेल कैटेगरी में 10% ऑफ द शेयर्स, और एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स अलोकेट होंगे। और आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट रहेगा वो 5 अप्रैल 2022, रिफंड आ जाएगा 6 अप्रैल को, शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 6 अप्रैल को, और लिस्टिंग जो डेट रहेगा वो 7 अप्रैल 2022 रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो है 1 लॉट के लिए आप कर सकते हो अप्लाई, और मैक्सिमम जो है 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इश्यू आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 89%, इश्यू आने के बाद जो रहेगी 66% के आसपास रहेगी, तो भी एक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है जो ये कंपनी के पास है। तो दोस्तों अगर मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने की बात करूं तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर मुझे खुद को अप्लाई करना होगा तो मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी जो है उसमें काफ़ी जो उनका नुकसान मुझे दिख रहा है। क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों ये एक स्टार्टअप कंपनी है, सिर्फ अभी 2018 में एस्टैब्लिश हुई है, 4 साल पहले। तो स्टार्टअप कंपनी जितनी भी होंगी उसमें शुरुआत में वो नुकसान करती है कंपनीज, लेकिन आगे चल के हो सकता है 3 या 4 साल के बाद उनका वो नफ़ा जो प्रॉफिट है उनका वो जनरेशन होना चालू हो जाता है। पर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए इतने सालों का। तो अगर आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो अवॉइड ही कीजिए इस आईपीओ को, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर रहे हो इन केस, तो दोस्तों आपको पेशेंस होना चाहिए इतना रुकने का। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे दोनों के लिए अप्लाई करना होगा, इन केस लिस्टिंग इन या लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं तो अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स जो है वो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे रहे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो बाकी दोस्तों आप अपना रिसर्च जरूर खुद कर लेना, और उसके बाद ही आप जो है डिसाइड करना कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।